मित्रों, नई शिक्षा नीति 2020 आजकल बहुत चर्चा में है और इस सत्र से ये शिक्षा नीति लागू भी हो चुकी है। लेकिन इस शिक्षा नीति को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं हैं हमारे श्रोताओं के मन में, अभिभावकों के मन में और शिक्षकों के मन में, छात्रों के मन में। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगरा के निदेशक डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी को। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो हम लोग सीधे सीधे विषय से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी। ये जो आपने प्रश्न जो पूछा है उसके विषय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पुरातन समय से, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में तक्षशिला, भारतवर्ष में नालंदा जो विश्वविद्यालय जो थे वो विश्व में फेमस थे और ये सर्वविदित है कि यहाँ पर बाहर के लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने और वो शिक्षा को ग्रहण करके अपने देश में जाते थे। परंतु उस समय की जो शिक्षा थी, जो जैसे कि आप इसको समझें कि जो बाण भट्ट द्वारा रचित एक जो कादम्बरी, उसमें 64 कलाओं को श्रेष्ठ शिक्षा के बारे में बताया गया है जी। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जब हमारे तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी वो उन 64 कलाओं के, वो जो 64 कलाएं थी उसमें बहुत सारी चीजें थी। जैसे उसमें चित्रकला, ड्राइंग भी थी, उसमें म्यूजिक भी था, उसमें केमिस्ट्री भी थी, मैथमेटिक्स भी था, उसमें कारपेंट्री भी थी, टेलरिंग भी थी, इंजीनियरिंग भी थी, मेडिकल भी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो शिक्षा का जो स्वरूप था वो ब्रॉड था और उसमें ऐसा माना जाता था कि हम शिक्षा को, जब विद्यार्थी को हम शिक्षित करेंगे तो उसको जीवन के हर आयाम की जानकारी देंगे, उसको इंजीनियरिंग का भी बताएंगे तो उसको संगीत का भी बताएंगे, यानी कि समग्र विकास की हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उस टाइम जो शिक्षा थी वो एक समग्र विकास की शिक्षा थी जी। और शिक्षा के बीच में एक पार्टीशन वाला एक एनवायरनमेंट नहीं था जी, जिसकी वजह से जो शिक्षार्थी था, जो विद्यार्थी था और जो शिक्षक था, उन दोनों का जो मानक थे वो उच्च कोटि के मानक। फिर कुछ समय ऐसा आया कि हमने जो हमारी पुरातन जो शिक्षा की नीति थी समग्रता वाली, उस नीति को छोड़कर और किसी कारणों से और अन्य कारणों से हमने अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किए। उस शिक्षा नीति ने, जिसमें हमने बदलाव किए, उसने हमारे अंदर स्किल तो पैदा की और वो स्किल उस तरह की पैदा की कि हम अपने जीवन यापन के लिए तो अपने लिए तो ठीक हो सकते हैं, परंतु समाज में मेरा क्या योगदान रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, मेरे द्वारा अन्य लोगों का कैसे मैं परमार्थ कर सकता हूँ, ये सब विषय धीरे धीरे अलोप होते चले। जी। तो एक तरह से हम ऐसी शिक्षा नीति को पालन करने में लगे कि जो केवल हमें अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए एक रोबोट रूप में, मनुष्य को एक स्किल मानव के रूप में हम प्रयोग करने लगे। यानी कि देश के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं, ये सब चीजें गौड़ हो गई। हाँ, जो देश के विकास में और जो ब्रॉड से जो नैरो हुआ, मैं ये इस पे कहना चाहूंगा आपसे कि अब जो पहले जो ब्रॉड से नैरो हुआ, फिर दोबारा से ये नैरो से ब्रॉड होने की जो नीति है वही नई शिक्षा नीति है। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि देश की आजादी से लेकर और अब तक इतने वर्षों में जो हम शिक्षा की नीति बनी, तो उन नीतियों से ये शिक्षा नीति कुछ अलग हटकर है। ये शिक्षा नीति ये बिल्कुल अलग हटकर के है। उसके दो कारण हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नई शिक्षा नीति बनी, इस नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने जो कम से कम काफी सारे लोगों से एक बहुत ही बड़े नंबर से सुझाव मांगे और उन लोगों ने अपने सुझाव दिए। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, इसको आप जो है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें जितने शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें काफी लोगों के सुझाव को सम्मिलित किया गया है। उसका मूल मंत्र यही है कि हम शिक्षा को ऐसा कैसे बनाएं कि वो रोजगार तो दे ही दे, परंतु रोजगार देने के साथ
हमारे समाज और हमारे राष्ट्र और हमारे देश और हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व विकास में कैसे शिक्षा का योगदान करें। हाँ डॉक्टर साहब, हम आजकल जो देखते हैं कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं कि बच्चे डिग्री ले लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो डिग्री उनके मनोनुकूल नहीं होती है। उनका इंटरेस्ट और किसी फील्ड में है और उनके पास डिग्री और किसी फील्ड की है, और उसके बाद में जब रोजगार की बात आती है तो वो रोजगार परक नहीं होती है, तो कई बार दिक्कतें होती हैं। बस जो बेरोजगार डिग्री लोगों की, जो डिग्रीधारी लोग हैं, उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो नई शिक्षा नीति में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? ये जो आपने प्रश्न पूछा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जो बेरोजगारी जो है उसका एक मूल कारण ये भी है कि मेरा अपना बच्चे का, स्टूडेंट का अपनी रुचि कहीं और है और माता पिता ने या उसके बड़े भाई ने या उसके अभिभावक ने उसका एडमिशन किसी और में करा दिया, तो वो बिना मन के एक कोर्स को पढ़ रहा है जिसके उसकी रुचि नहीं है। नई शिक्षा नीति में अभी अभी नई शिक्षा नीति है, इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का एक सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि ये फ्लेक्सिबल, बहुत लचीलापन है इसमें। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का मतलब ये है कि स्टूडेंट ने कोई कहीं कोर्स में एडमिशन लिया और उसको ऐसा लगा कि वो जो कोर्स जिसमें उसने एडमिशन लिया है उसमें उसकी उतनी इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट वो समझ रहा, तो वो क्या कर सकता है कि अपने जो उस कोर्स के साथ साथ अपने पैरेलल में एक ऐसा कोर्स भी ले सकता है जिसमें उसकी अभिरुचि हो। तो यानी कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। 2 डिग्री मतलब मल्टी एंट्री। अच्छा। हाँ, और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट भी कर सकता है। अच्छा। एग्जिट का मतलब ये है कि एक कोर्स उसने पूरा कर लिया और उसको लगता है कि अब मेरे घर की आवश्यकता ये है कि मुझे जॉब करना चाहिए, तो वो जॉब कर सकता है। अच्छा। और जॉब करने के बाद दूसरे कोर्स के जो क्रेडिट होंगे, इसमें एक बहुत अच्छी स्कीम ये भी है कि ये जो स्टूडेंट के साथ एक क्रेडिट बैंक उन्होंने नाम दिया, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। जैसे हम लोग बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं तो ऐसे ही स्टूडेंट का एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा। अगर उसने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके क्रेडिट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो डिग्री उसको अवार्ड हो जाएगी। और उसके बाद अगर उसका मन करता है, वो जॉब करना चाहता है, तो अपना जॉब भी कर सकता है। किसी दूसरे कोर्स में अगर उसने एडमिशन लिया था और उसके वो कुछ ही क्रेडिट कर पाया, और वो क्रेडिट पे अभी शिक्षा नीति जो करंट है उसमें क्या होता था कि अगर हमने किसी कोर्स में एडमिशन लिया और वो छोड़ दिया बीच में, तो वो सेकेंड ईयर के बाद छोड़ा तो वो सेकेंड ईयर हमारी बेकार हो जाती थी, फिनिश हो गया, वो फिनिश हो गया। परंतु नई शिक्षा नीति में ये है कि जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, आपने जितने क्रेडिट कंप्लीट किए और किसी कारण से आप डिग्री नहीं ले पाए, 1 साल का और 2 साल का आपको गैप हो गया, तो वो क्रेडिट आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में सेफ रहेंगे। और जैसे ही आप उस डिग्री को पूरा करेंगे तो वो क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो शिक्षा है, जो नई शिक्षा नीति है, वो विद्यार्थी के मानसिक, विद्यार्थी के पारिवारिक और विद्यार्थी के सामाजिक, उसको देखते हुए वो बहुत ही उसमें फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया गया है। तो उसमें अगर हम किसी के फ्लेक्सिबल सिस्टम के हिसाब से अगर उसको कार्य करने का मौका दें तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये इसमें लाया गया है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है जैसे भाषाई स्तर पर कई बार दिक्कतें होती हैं कि अब जैसे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से उन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन ली है या मिडिल तक ली है या हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक किया है, और उसके बाद में अचानक से उनको अंग्रेजी से वास्ता पड़ता है, तो कई बार उनको दिक्कतें होती हैं। तो भाषाई स्तर पर नई शिक्षा नीति में क्या कुछ प्रोविजन किए गए हैं क्या? हाँ, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये एक ग्रास रूट एलिमेंट, जो आधारभूत जो तत्व है नई शिक्षा नीति के, उसमें से एक तत्व ये है जो आपने प्रश्न पूछा। इसको अगर नई शिक्षा नीति को अगर हम ग्रास रूट एलिमेंट में बांटें तो पहले एक ग्रास रूट एलिमेंट ये भी है कि भाषाई, जो लोकल भाषा है, तो ये इसमें नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि जो विद्यार्थी जिस लोकल भाषा का है उसको जो पढ़ाई है उसकी लोकल भाषा में ही, उसी भाषा में उसको कराई जाएगी। क्योंकि अपने जो उसकी भाषा है, जो कोई तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, संस्कृत है, कोई भी उसकी भाषा है, तो वो अपने अभिव्यक्ति को, विचारों को लोकल भाषा में बहुत अच्छा व्यक्त कर सकता है। जैसे मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, तो अभी आपको जानकर ये बहुत प्रसन्नता होगी कि AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अब जो इंजीनियरिंग है उसको हिंदी में
पढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू कर दिए हैं। बहुत खूब। और कुछ राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, हमारे यूपी में भी शुरू होने वाला है, कुछ राज्यों में ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि कहा आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो अगर हम इसी की बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं इस नई शिक्षा नीति में? अब उच्च शिक्षा में अगर जैसे हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, डिग्री कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 से 4 वर्ष का होगा। अच्छा। और वो इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप 1 साल बाद भी उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई अगर आपने कोर्स कर लिया और आप उसे आगे नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा। अच्छा। 1 साल का। आपने कहा कि नहीं, मैं केवल 2 वर्ष ही ग्रेजुएशन अपना करना चाहता हूं, आप 2 वर्ष में कंप्लीट कर लीजिए, आपको एक डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जी, जी, जी। अगर आप उसको 3 वर्ष का करना चाहते हैं, कि जैसे मुझे 3 वर्ष का अगर करना है, तो 3 वर्ष की डिग्री को जो आप करेंगे उसमें आपको 3 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो ये ग्रेजुएशन 4 साल का है, तो अगर आपने 4 साल का कंप्लीट किया तो आपको एक रिसर्च का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसका फायदा आपको जब मिलेगा जब आप एमटेक में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में लेंगे, तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, जिन्होंने 4 साल का जो ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल की होगी। अच्छा, अच्छा। अब जैसे अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल का जो मास्टर डिग्री है, जिसमें सेकेंड ईयर में केवल रिसर्च होगा और फर्स्ट ईयर में आपके केवल सब्जेक्ट होंगे। और एक साल का जो मास्टर डिग्री जो है, वो छात्र ही इसके लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया, जो कंप्लीट किया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 साल ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट कोर्स, 2 पे डिप्लोमा कोर्स। तो जिन छात्रों ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, वो एमटेक को 1 साल में करने के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, ये अच्छी बात है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन में समय अपना ज्यादा लगाया, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और ये जो आप 5 साल का जो होगा, वो 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जो आपका पीएचडी में भी आपका एनरोलमेंट होगा। अच्छा। तो टोटल जो पीएचडी के लिए, मास्टर और पीएचडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें आप पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा। ग्रेजुएशन लेवल पे एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। आप 4 साल में ग्रेजुएशन करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन में, और हर ईयर का एक अपना अपना स्तर है। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो बच्चे बीच में छोड़ देते थे, हाँ, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और उनके लिए एज एंड व्हेन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, अभी उनके पास समय नहीं है, अभी उनकी दशा ऐसी नहीं है, बाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम एक बात और जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभा पलायन के ऊपर भी कहीं कुछ फोकस किया जा रहा है क्या? क्योंकि बच्चे तमाम विदेश की ओर भागते हैं, तो इस बारे में कुछ है? ये जो नई शिक्षा नीति जो अभी आप देखेंगे, अभी धीरे धीरे इसको किया भी जा रहा है। नई शिक्षा नीति में ऐसा इसका प्रारूप जो है वो इस तरह का है कि बच्चे का जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व होगा, वो बहुआयामी व्यक्तित्व में अगर वो उसको नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में ही उसे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और इतने ऊपर जाने का मौका मिलेगा इस नई शिक्षा नीति को, कि हो सकता है कि वो विदेश में जाने का जो उसे क्रेज रहता है, जो उसका मन रहता है, वो शायद इसकी वजह से कम हो, क्योंकि इसमें उसको संभावनाएं बहुत मिलेंगी। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए इसमें संभावनाएं बहुत हैं। जो उसकी प्रतिभा है उसको निखारने की संभावनाएं बहुत हैं। अगर बच्चे को ये लगता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकता हूं, और यहीं अगर वो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करेगा, तो मुझे लगता है कि विदेश जाने का कोई उसका औचित्य फिर रह नहीं जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। डॉक्टर साहब, आपने उच्च शिक्षा के बारे में इतनी अच्छी बात की, नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की, इसकी आवश्यकता के बारे में आपने प्रकाश डाला। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।